हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी टीचिंग जोन। आइए बच्चों, हम ये मातृभूमि से इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको कविता करा दी थी। अब ये सेकंड पार्ट में हम ये इसकी सारी एक्सरसाइज करा देते हैं सॉल्व। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। तो बच्चों, इन चारों में से जो सटीक उत्तर है उनके सामने आपको स्टार बनाना है इस तरीके से। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो कौन सा शब्द आया है बच्चों? सिंधु। तो इसके सामने आपको क्या करना है? स्टार बनाना है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? भारत की प्रशंसा की गई है। भारत के महापुरुषों की जय की गई है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो बताइए, भारत की प्रशंसा किसकी, इस कविता में किसकी प्रशंसा की गई है? तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। जैसे इसमें झरनों के बारे में बताया है कि पर्वतों से झरने गिर रहे हैं, कोयल चहचहा रही है, आम के बाग हैं हमारे भारत में, नदियाँ बह रही हैं। तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता की ज़्यादा सराहना की गई है। तो इसके सामने भी ऐसे स्टार बना देंगे। तो बच्चों, ये समझ लेते हैं, हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। नेक्स्ट, मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है। इसलिए आम के जो बाग हैं, भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आप ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये उत्तर आपने क्यों चुने हैं, इसकी चर्चा आप अपने मित्रों के साथ करके इसके कारण के बारे में भी बता सकते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। इनके सही अर्थों का संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये शब्द दिए हुए हैं, ये अर्थ दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में मिलान करना है। एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? गौतम बुद्ध। तो इससे मैच कर देंगे। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कौन है? श्री कृष्ण। भारत की प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी हैं? भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं गंगा, यमुना। तो इसको इससे मिलान कर देंगे। 3 नदियों की मिली हुई धारा को क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र का नाम दशरथ के पुत्र, इनको किस नाम से और पुकारते हैं? रघुपति। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को क्या कहते हैं? मलय पवन। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई थी, तो उसको क्या कहते हैं? गीता। तो इसको मैच कर देंगे। समुद्र एक नदी का नाम है। समुद्र एक नदी का नाम है, तो पहले समुद्र एक नदी का नाम है, तो कौन सा है? सिंधु। जनक की पुत्री जानकी, तो जनक की पुत्री जानकी कौन है बच्चों? सीता। सीता का एक नाम जानकी भी है। भारत की उत्तरी सीमा पर फैले हुए पर्वतमाला को क्या कहते हैं? हिमालय। तो इसको इससे मैच कर देंगे बच्चों। तो इस तरीके से सारे मिलान हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया है? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको अपनी लेखन पुस्तिका में करना होगा। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या बोला है कि ये जो भारत माता है वही मेरी युद्ध भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इसी भूमि के ऊपर, इस भारत में कई सारे युद्ध हुए हैं और यहाँ पर गौतम बुद्ध की भी जन्मस्थली है। ये भारत में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यही मेरी माता है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। तो इस तरह से इसका सारा अर्थ आप अपने बुक में लिख लेंगे। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित में से इसके बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? तो इसका आंसर आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। कोयल कहाँ रहती है? आम के बागों में। तन मन कौन संवारती है? तन मन कौन संवारती है? तो तन मन नदियाँ संवारती हैं। झरने कहाँ से गिरते हैं? पर्वतों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? गीता का पाठ सुनाया।
ये तो आप अपने बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। गौतम ने क्या किसका यश बढ़ाया? भारत का यश बढ़ाया। बच्चों आओ आज क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं कि कोयल कहाँ रहती है। कोयल घनी अमराइयों आम के बागों में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तो बच्चों मलय पवन तन मन संवारती है। जो मलय पर पर्वत से गिरती है मलय पवन, वहाँ जो तन मन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? तो बच्चों झरने कहाँ से झरते हैं? झरने भारत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या बजाया था? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी या बंसी बजाई थी। तो आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया बच्चों? गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग ठहर रही हैं। पानी हिलोरा मौज उमंग वेश जोश। लहर का अर्थ होता है पानी हिलोरा, मौज उमंग और वेश। ठहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छटा चहर रही है? किसका पानी लहर रहा है? तो किसका पानी लहर रहा है? नदियों का। कहाँ कहाँ छटा लहर रही है? पूरे भारत में। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कविता के लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो भी विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो बच्चों आप इसे खुद से कर सकते हैं। मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसे भी हम मैच कर लेते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसको चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो इसको वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। दूसरे को तीसरे से मैच कर देते हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो इसको पहले से मैच कर देंगे। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इसका ये मीनिंग हो जाता है। अपने समूह में मिलाकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो इसमें पूछा गया है कि कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? तो इसका भी आंसर हम बताएंगे। ये शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। उन पंक्तियों को आप अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता लेकर भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग हर कदम पर। ऐसे ही शब्द कुछ नीचे दिए गए हैं, उनके भी अर्थ इसी तरीके से हमें लिखने होंगे। जैसे ये दिया हुआ है घर, तो क्या दिया हुआ है? तो हम लिखेंगे हर घर। बाल बाल हर बाल हर बाल। देश देश हर देश। पर्वत पर्वत हर पर्वत हर पर्वत। इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं आपको। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ये हिंट दे रखे हैं संकेत। तप देव भारत जन्म कर्म कर्तव्य मरु और मलय। इन सारे संकेतों से आप इससे नए शब्द बना सकते हैं। जैसे ये भूमि है तो यहाँ पे देव भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि, कर्म भूमि और
कर्तव्य, और यहाँ पे जन्म, रंग, भारत। यहाँ पर इन हिंटों में से आप कोई से भी है ना जोड़ के बना सकते हो। तप, भूमि, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो गौतम बुद्ध जी ने जग को, इस संसार को अपनी दया से सबको ये सिखाया कि दया का भाव रखना चाहिए दूसरे इंसान के प्रति, और जग को दिया दिखाया और संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह। तो आगे पढ़ लेते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषता बताइए। तो बच्चों, आप ये हिंट में दे रखा है, जो भी स्थान आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस स्थान की आप विशेषता बता सकते हैं। और हिंट यहाँ पे दे रखा है प्रकृति, वहाँ की प्रकृति के बारे में बताना है आपको। खान पान क्या होता है वहाँ पे, जलवायु कैसी है, प्रसिद्ध स्थान जैसे केरल है, केरल का खान पान क्या है, इडली डोसा, ये सब। जलवायु कैसी रहती है वहाँ पे, बारिश होती है, उमस वाली गर्मी होती है। प्रसिद्ध स्थान बताने हैं वहाँ के, कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको ये सब बताना है। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य या आपका कोई मित्र हो तो उसकी जो उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो वो आप उसकी पसंद नापसंद उसके बारे में लिख सकते हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में लिख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम। बंसी से किसी किशन ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। तो बंसी को बांसुरी भी कहते हैं। यह मुंह में से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इन नाम और शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे नाम लिखिए। तो बच्चों, ये शब्द जाल दिया हुआ है। ये शब्द जाल की सहायता से आप, इनकी पिक्चर दे रखी है वाद्य यंत्र की, तो आप इसमें उनके नाम फिल कर सकते हैं इस तरीके से। शहनाई, बांसुरी, अलकोजा, शंख। तो इस तरीके से आप इसमें शब्द जाल में इनके नाम ढूंढ सकते हैं। अलकोजा, बीन, बांसुरी, सींगी, शहनाई, नाद। तो बच्चों, ये सब वाद्य यंत्र हैं जो आप इनके लिख सकते हैं। या आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। और ऐसे पिक्चर दे रखी होंगी तो उनके नाम आपको लिखने होंगे, तो आप इनका रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये क्या है? भकोसा, शंख। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया भी जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। तो बच्चों, इसमें पहला शब्द पहले से ही बना हुआ है, समहर। तो हम इसको बना सकते हैं महासागर। हिमालय, तो क्या हो जाएगा ये? इस पर छोटी की मात्रा लगा के हिमालय। तो इन शब्दों की सहायता से आप मात्राएं ऐड करके उसमें कोई भी सार्थक शब्द बना सकते हैं। गंग, गंगा, भतर, भारत, लकय, कोयल, पनप, पवन, पवन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया गीत है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए
आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी, प्रफुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनम, सुहासिनम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इसका जो भावार्थ है क्या है? हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती हो। तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभामायन करता है, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी पर इसे संगीत के साथ भी सुन सकते हैं। तो बच्चों, इंटरनेट की सहायता से भी आप इसे, वेबसाइट दे रखी है, तो आप इसे संगीत के म्यूजिक के साथ भी सुन सकते हैं। तो वंदे मातरम की तुलना वंदे मातरम राष्ट्रगीत में और मातृभूमि कविता में इन दोनों में हम क्या समान लगता है? इसमें मातृभूमि में भी माता की बात की गई है और इसमें फलों से परिपूर्ण बताया गया है, और मातृभूमि कविता में भी फलों के बागान, आम के बागान के बारे में बात की गई है, मलय पवन के बारे में बात की गई है, और बाकी चीज़ों की नहीं की गई है। तो आगे देख लेते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साझी समझ, आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए इन दोनों में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो बच्चों, हमने अभी आपको समझाई दिया है कि मातृभूमि कविता और वंदे मातरम में क्या क्या समानताएं हैं। नीचे पढ़ लेते। खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक के दिए गए QR कोड की सहायता से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। स्वाधीनता की सरगम, वंदना के स्वरों में, न हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, यह हिमालय अपना भारत। तो ये कुछ रचनाएं नीचे दी गई हैं, तो आप इन कविताओं को QR कोड की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। जिसमें ये पुष्प की अभिलाषा कविता है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। पुष्प की अभिलाषा ये हम कर लेते हैं, ये दे रखी है इसमें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला बिंदु प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर सिर चढ़ाने। तो बच्चों, इसमें बात की गई है पुष्प की एक इच्छा की कि मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं गहनों में ही कूदा जाऊँ या सम्राटों के शब पर ही सजूं मुकुट बनकर। मुझे सिर्फ तोड़कर उस पथ पे फेंक देना जहाँ मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने हमारे वीर जवान जाते हैं, मुझे वहाँ चढ़ा देना। जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ पर हमारे वीर जाते हैं भारत देश के लिए लड़ने के लिए, उस पथ पर हमें फेंक देना। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये कविता लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ये। तो बच्चों, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप इसे मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।